गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अरस्तू की नागरिकता संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। हमने इस नागरिकता संबंधी विचारों से पहले अरस्तू के राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन किया है। तो अरस्तू राज्य की जो परिभाषा देता है उसमें नागरिकों का जो समूह होता है उसको वो राज्य की श्रेणी में रखता है। अरस्तू के अनुसार सबसे पहले कुटुंब का निर्माण होता है, कुटुंब से ग्राम का निर्माण होता है और गांवों से धीरे धीरे क्रमिक विकास होता हुआ ऐतिहासिक विकास होते हुए एक राज्य का निर्माण होता है और इस राज्य में जो नागरिकों का समूह है वो राज्य कहलाता है। हम इस वीडियो में अरस्तू की नागरिकता संबंधी विचारों का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। इसमें अरस्तू के अनुसार नागरिक कौन है, नागरिक कौन नहीं बन सकता, या अरस्तू के राज्य में नागरिकता किन्हें प्राप्त होगी। वर्तमान में जो लोकतांत्रिक देश हैं उनमें नागरिकता संबंधी प्रोविज़न अलग अलग हैं, लेकिन अरस्तू की जो नागरिकता संबंधी विचार हैं वो प्राचीन यूनान के अनुसार बताए गए हैं। हम कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में कि अरस्तू के अनुसार नागरिकता क्या होती है। अरस्तू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स में नागरिकता और संविधान के ऊपर अपने विचार रखे हैं। पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक में वह राज्य को नागरिकों का समूह बतलाते हुए नागरिकता के सिद्धांत के बारे में बात करता है। इसके अनुसार जो मनुष्य न्याय प्रशासन और शासन पदाधिकार में भागीदार हो वो ही नागरिक हो सकता है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि अरस्तू के अनुसार न्याय प्रशासन में भाग लेने वाले व्यक्ति और शासन कार्यों में भाग लेने वाले व्यक्ति ही वहाँ के नागरिक हो सकते हैं। बाकी अन्य व्यक्ति नागरिक की श्रेणी में अरस्तू नहीं रखता है। अरस्तू ने नागरिकता संबंधित विचार पॉलिटिक्स के तीसरे भाग में, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अरस्तू के अनुसार नागरिकता का आधार जन्म, वंश, निवास आदि नहीं हो सकते, क्योंकि पहले जो अरस्तू अपनी नागरिकता संबंधी विचार बताता है उसमें निषेधात्मक दृष्टिकोण के बारे में बताता है। उसमें जैसे केवल निवास से ही कोई व्यक्ति नागरिक नहीं हो सकता, क्योंकि विदेशी व्यक्ति और दास भी राज्य में रहते हैं। अर्थात अरस्तू है वह विदेशियों को और दासों को नागरिकता प्रदान नहीं करता है। इस प्रकार से जो पहला बिंदु हुआ निवास करने वाला, अरस्तू कहता है कि निवास के आधार पर ही किसी व्यक्ति को नागरिकता नहीं मिल सकती। आगे बात देखते हैं। जिसकी नागरिकता छीनी गई है, जिसे देश निकाला मिल चुका है, वो व्यक्ति भी नागरिक नहीं बन सकते। आगे देखते हैं। किसी राज्य के क्षेत्र में जन्म लेने या किसी नागरिक की संतान होने से कोई नागरिक नहीं बन जाता, क्योंकि वो लक्षण पुराने राज्य के विषय में तो ठीक हो सकते हैं लेकिन किंतु नए राज्य के आरंभिक नागरिकों पर लागू नहीं हो सकते। इस प्रकार से अरस्तू ये कहता है कि नागरिकता का निर्धारण जन्म, निवास स्थान या कानूनी अधिकारों से नहीं हो पाता, वरन इसका संबंध व्यक्ति की राजनीतिक क्षेत्र में कितनी सक्रियता है उसके अनुसार वो डिसाइड होता है। अरस्तू के अनुसार नागरिक वह व्यक्ति है जो स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन और राजकीय पदों को धारण करते हुए उसकी प्रक्रिया में सहभागिता निभाता है। अरस्तू के अनुसार वो व्यक्ति वहाँ का नागरिक होगा। अब हम देखते हैं आगे कि अरस्तू कहता है कि अवकाश जिन्हें मिलेगा वो ही वहाँ का नागरिक होगा। अवकाश का मतलब यहाँ दैनिक कार्यों से मुक्ति से संबंधित है। यहाँ अवकाश का मतलब छुट्टी से नहीं है। अवकाश अरस्तू के अनुसार छुट्टी या आराम के क्षणों को अवकाश नहीं मानता है। इनके अनुसार अवकाश उन व्यक्तियों के पास होता है जिनके पास संपत्ति और दास होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति, अवकाश का मतलब यह हुआ कि जो दैनिक कार्य हैं वो नहीं करें, उनके कार्य कोई अन्य व्यक्ति करे। अतः अरस्तू नागरिकता का आधार संपत्ति और दास को मानता है। अरस्तू सीमित नागरिकता के पक्ष में है। हम अवकाश का जो मीनिंग लिया है यहाँ, अरस्तू के लिए अवकाश का तात्पर्य छुट्टियों से नहीं है, वरन इन कार्यों को रोकने से है जो अपने आप में एक साध्य है, साधन नहीं। खान में काम करना, मकान बनाना, व्यवसाय करना, ये सब कार्य जीविकोपार्जन के साधन हैं, ये अपने आप में साध्य नहीं है। जबकि ज्ञान, चित्रकला, राजनीति आदि कार्य अपने आप में साध्य है। अरस्तू का विचार है कि जिन व्यक्तियों का सारा समय और शक्ति जीविकोपार्जन में लग जाती है
दूसरे शब्दों में, जिन्हें अवकाश नहीं मिलता वे सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति अपने कर्तव्यों का संपादन सही ढंग से नहीं कर सकते। अर्थात अरस्तू के अनुसार नागरिक कौन कौन होंगे? संपत्ति विहीन व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह जो संपत्तिहीन वर्ग है उसमें गुणों का विकास नहीं कर पाता है, राज्य के कार्यों में रुचि नहीं लेगा। इसके अतिरिक्त वो संपत्ति विहीन वर्ग को राज्य का प्रबंध का कोई अनुभव नहीं होता है। अरस्तू के अनुसार नागरिक कौन है? जो व्यक्ति अवकाश प्राप्त हो, जिसमें शासन की सत्ता हो, भौतिक और आर्थिक चिंताओं से मुक्त हो, कारीगर, मजदूर, महिला, बुजुर्ग, बच्चे, दास और खुदसोर व्यक्ति अरस्तू के अनुसार नागरिक नहीं बन सकते। उसके पीछे अरस्तू ने कारण बताया है कि दास को नागरिकता प्राप्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पारिवारिक जीवन में दास मात्र होते हैं। शारीरिक परिश्रम के कार्य करने के कारण उनमें उचित विवेक नहीं होता है, उनके पास अवकाश भी नहीं होता है, इसलिए दास कभी नागरिक नहीं बन सकते। संपत्ति प्राप्त करने के अप्राकृतिक तरीकों जैसे सूदखोरी यानी ब्याज लेना आदि में संलग्न व्यक्ति को भी अरस्तू के अनुसार नागरिकता नहीं देनी चाहिए। स्त्रियों और बच्चों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उनकी बौद्धिक क्षमता पुरुष के मुकाबले कम होती है, ऐसा अरस्तू मानता है। आगे चलकर हम इस आधार पर इनकी आलोचना भी करेंगे। सभी वृद्ध व्यक्तियों को नागरिकता नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनकी शारीरिक क्षमता उम्र के अनुसार कम हो जाती है। तो निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि नागरिक वह है जो न्यायिक कार्य और प्रशासनिक कार्यों के अंदर अपनी सक्रिय सहभागिता निभाता है। आगे देखते हैं अरस्तू की जो ये नागरिकता संबंधी जो सिद्धांत है, विचार हैं, इनकी कुछ आलोचनाएं भी हैं, क्योंकि ये जो परिभाषा दी है नागरिकता में कि नागरिकता के अंदर अवकाश प्राप्त व्यक्ति ही होंगे, तो एक संकुचित परिभाषा के रूप में बताया है। तो ये जो धारणा है वो अत्यधिक सीमित और संकुचित है। जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग को ये अरस्तू नागरिकता से वंचित कर देता है। दूसरी आलोचना देखते हैं, वर्तमान लोकतांत्रिक देशों के लिए ये अनुपयुक्त है, क्योंकि वर्तमान लोकतांत्रिक देशों में 18 साल से ऊपर, भारत में जैसे 18 साल से ऊपर व्यक्ति मतदाता बन जाता है और भारत का नागरिक भी वो जन्म से भारत का नागरिक होता है। तो जन्म के आधार पर अरस्तू ने नागरिकता का खंडन किया। बाकी लोकतांत्रिक देशों में जन्म, वंश, जाति इनके आधार पर उनको नागरिकता दी जाती है। मजदूर वर्ग को राजनीतिक अधिकारों से वंचित करता है। बहुसंख्यक वर्ग को नागरिकता से वंचित रखता है। जिनके पास धन संपत्ति हो वही नागरिक होंगे। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अरस्तू धनिक तंत्र को महत्व देता है, इससे धनिक तंत्र का बाहुल्य अधिक होगा। आधी जनसंख्या अर्थात महिलाओं को नागरिकता से वंचित करता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि महिलाएं भी उस राज्य की नागरिक होनी चाहिए। लेकिन अरस्तू ने आधी जनसंख्या जो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होता है उनको नागरिक नहीं माना है। अरस्तू के अनुसार इनमें बौद्धिक क्षमता की कमी है, लेकिन ये सर्वथा अनुचित है। आजकल अधिकांश महिलाएं बहुत अच्छे अच्छे पदों पर आसीन हैं, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि महिलाओं में किसी भी दृष्टि से बौद्धिक क्षमता कम नहीं होती है। न्याय और कार्यपालिका अर्थात विधि निर्माण का कार्य एक ही हाथ में दे करके जो पृथक्करण, कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो पृथक्करण है वो अरस्तू ने एक जगह ही दे करके वो शासन के अंदर सेंट्रलाइज करने की कोशिश करी है, जिससे निरंकुशता बढ़ सकती है। यह अरस्तू की आदर्शवादी धारणा है जो एक विचार के रूप में प्रस्तुत की गई है, या ऐसा होना चाहिए अर्थ में बताई गई है, जो कि वर्तमान युग में असंभव है। ऐसा संभव वर्तमान युग में नहीं हो सकता। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।